अभी तक हम लोगों ने प्रकाश किरणों के अपवर्तन के बारे में पढ़ा। आज हम लोग इससे संबंधित कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। जैसे आपकी किताब में कुछ आंकिक प्रश्न दिए गए हैं, जिनको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और जो भी समस्याएं होंगी आप उसको पूछेंगे। तो देखिए, जैसा आप बुक में पहला न्यूमेरिकल दिया गया, आंकिक प्रश्न दिया गया है, लिखा है कि वायु में 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पुंज अपवर्तनांक 1.5 की प्लेट में प्रवेश करता है। कोई प्लेट है जिसका अपवर्तनांक दिया गया है 1.5, कह रहा इसमें ये प्रकाश प्रवेश करता है। कांच में कह रहा है चाल क्या होगी, आवृत्ति तथा इसकी तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो ये आपको दिया गया प्रश्न है, जिसमें से जो चीज़ें दी गई हैं बच्चों, पहले हम उसको नोट कर लेते हैं। प्रश्न को कभी भी जब आप हल करते हैं तो सबसे पहले उन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है कि जो चीज़ें हमको दी गई हैं उनको हम व्यवस्थित रूप से लिख लें। फिर जो चीज़ें हमको ज्ञात करनी है उसके बारे में सोचते हैं कि ये किस फार्मूले से या किस तरह से इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो जो चीज़ें दी गई हैं सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं कि दिया गया है, कह रहा है कि वायु में 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश, माने वायु में दी गई है तरंगदैर्घ्य। आप जानते हैं तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से एयर में है, तो हम लिख देते हैं क्या, लैम्डा ए इज इक्वल टू दिया गया है 500 नैनोमीटर। फिर कह रहा है प्रश्न में कि तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पुंज अपवर्तनांक 1.5 की प्लेट में प्रवेश करता है। तो इसका अपवर्तनांक दिया गया है n इज इक्वल टू 1.5। तो ये दिया गया है अपवर्तनांक n बराबर 1.5। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या चाल क्या होगी, तो चाल की वैल्यू क्या होगी, और फिर कह रहा है इसकी आवृत्ति क्या होगी। और कह रहा है कि तरंगदैर्घ्य। ये 3 चीजें आपको ज्ञात करनी है। आपको दिया गया था तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान वायु में, और जिस माध्यम में ये प्रवेश कर रहा है कांच में, उसका अपवर्तनांक 1.5। तो आपको चाल निकालना है कि चाल की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल V इक्वल टू होता है क्या, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम का अपवर्तनांक। तो निर्वात में प्रकाश की चाल को आप नोट करते हो C से, और बटे माध्यम का अपवर्तनांक आप इसको लिखते हो क्या, m से। तो V इक्वल टू क्या, C/m। और C की वैल्यू आप जानते हो, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बटे n की वैल्यू दी गई है 1.5। तो ये दिया गया है। अब इसको डिवाइड कर दोगे, ये हो जाएगा कितना, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कांच में चाल हो गई 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फिर कह रहा है कि आवृत्ति क्या होगी, हमको निकालना क्या है, आवृत्ति की वैल्यू। तो आप जानते हो क्या कि आवृत्ति न्यू बराबर होता है C/N
लैम्डा। जहां लैम्डा क्या है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है, और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य वायु में इसको आपने लिखा क्या, लैम्डा ए से, तो न्यू इक्वल टू हो जाए क्या, सी अपॉन लैम्डा ए। अब सी की वैल्यू आप लिखते हो कितना, 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड बटे लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू दी गई है 500 नैनोमीटर। बच्चों यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि ये देखिए यूनिट हमारी क्या है, मीटर पर सेकेंड में एमके सिस्टम का है, और यहाँ पर तरंगदैर्घ्य जो है वो नैनोमीटर में दी गई। तो जब हम आंकिक प्रश्नों को हल करते हैं या देखते हैं कि जो हमारी यूनिट्स हैं, पद्धतियां हैं, वो सभी एक ही सिस्टम में होनी चाहिए, चाहे वो एमकेएस में हो या फिर सीजीएस में हो ना, या फिर एफपीएस में हो। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस नैनोमीटर को बदल लेते हैं किसमें, मीटर में। तो आप जानते हो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की घात -9 मीटर। तो 500 नैनोमीटर बराबर इसको लिख सकते हो 500 गुणे 10 की घात -9 मीटर, या इसी को लिख सकते हो कितना, 5 गुणे 10 की घात -7 मीटर। यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दें लैम्डा ए की कितनी, कि 5 गुणे 10 की घात -7 मीटर। अब इसको हल करेंगे, डिवाइड कर दीजिए इसको, ये हो जाएगा 3 है, इसमें 5 से आप डिवाइड करोगे ये हो जाएगा कितना, 0.6 इंटू 10 पावर 8 है, इंटू 10 पावर -7 है, न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से ये जो न्यूमरेटर में जाएगा माने हर से अंश में जाएगा, ये जाएगा क्या, 10 की पावर 7, और इसी के लिख सकते हो कितना, 0.6 इंटू 10 पावर 50, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो 6 इंटू 10 पावर 40। अभी क्या, आवृत्ति, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज, कितना, तो आवृत्ति की वैल्यू होगी। फिर क्या रहा है कि तरंगदैर्घ्य की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा का मान निकालना है। तो आपने स्नेल के नियम में पढ़ा था कि क्या, n बराबर v1 अपॉन v2, या यही बराबर लिखा था आपने n2 बाई n1, या यही बराबर लिखा गया था लैम्डा 1 बाई लैम्डा ना। वेग के पदों में, अपवर्तनांक के पदों में और तरंगदैर्घ्य के पदों में जो है अपवर्तनांक की वैल्यू लिखी गई। तो यहाँ से हमको तरंगदैर्घ्य दिया गया, पहले माध्यम में लैम्डा 1 तरंगदैर्घ्य, दूसरे माध्यम में लैम्डा 2 से दर्शाया गया। यहाँ पर पहले माध्यम में आपने लिखा है क्या, तरंगदैर्घ्य एयर में है लैम्डा ए, और कह रहा है कि दूसरे माध्यम जिसमें कांच में ये प्रवेश कर रहा है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, इसमें जो है इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी। तो आप मान लीजिए कि कांच में है, तो हम मान लेते हैं कि मान लिया कांच में तरंगदैर्घ्य लैम्डा जी, लैम्डा जी है, तो आप लिखते हो क्या कि अपवर्तनांक n बराबर लैम्डा ए बाई लैम्डा जी। अभी लैम्डा जी की वैल्यू निकालनी है, तो लैम्डा जी इज इक्वल टू लैम्डा ए बाई एन। लैम्डा ए की वैल्यू दिया गया है 5 इंटू 10 पावर -7 मीटर अपॉन n माने 1.5, और इसको डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 3.33 इंटू 10 पावर -7 मीटर। तो कह रहा था कि वायु में जो है
तरंग दैर्घ्य 5000 नैनोमीटर है, तो मास में तरंग दैर्घ्य क्या होगी 3.33 × 10⁻⁷ मीटर। या इसको नैनोमीटर में चेंज करना चाहो तो नैनोमीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर बराबर 10⁻9 नैनोमीटर। ये हो जाएगा कितना 3330 नैनो। तो 333 नैनो। आइए दूसरा देखते हैं। वायु के सापेक्ष कांच एवं जल का अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 एवं 4/3 है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो दिया गया है दो माध्यमों का अपवर्तनांक दिया गया है। पहले दिया गया है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो लिखते हैं क्या दिया गया है, जो नोट कर लेंगे कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है, इसको लिख देते हैं हम क्या AnG इक्वल टू दिया गया है 3/2। फिर वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया गया है। जल का अपवर्तनांक दिया गया है AnW 4/3। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष कांच माने WmG का मान क्या, ये चीजें पूछ रही हैं। दिया गया वायु तथा वायु के सापेक्ष कांच तथा जल के अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 तथा 4/3 है। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। तो इसके लिए हम देखते हैं WmG का मान निकालना है। यहाँ 3 माध्यम है, एक वायु है, दूसरा कांच है और तीसरा क्या है जल है। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपको दिया गया, फिर वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया गया। तो हम निकाल लेते हैं क्या कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक WmG इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 3 माध्यम दिए गए हैं। पहला दिया गया है, मान लिया ये आपका वायु है, फिर जो है कांच दिया गया है और फिर जो है जल दिया। ये आपके जो है 3 माध्यम। इस तरह से जो है ये आपके 3 माध्यम। प्रकाश किरण कहां से चल रही है, वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, फिर कांच से चल करके जल में प्रवेश कर रही है और फिर जल से जो है निर्गत होकर के वायु में जाएगी। तो यहाँ पर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है 3/2 और वायु के सापेक्ष जल का जो अपवर्तनांक है वो 4/3 है। तो हमको कह रहा है कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आप निकालोगे, इसका अपवर्तनांक लिखे हो क्या AnG का मान और इसको लिखे हो क्या AnW का मान। ठीक, तो जब जल के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक की हम व्याख्या करेंगे तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक
जैसे आप लिखते थे माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक बराबर क्या। अब ये देखिए एक माध्यम ये हो गया, दूसरा 5 हो गया, तो 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक बराबर आप लिखते थे क्या कि 2 का अपवर्तनांक n2 बटे पहले का अपवर्तनांक n1। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी लिखेंगे कि पहला माध्यम दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक माने वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है। तो इसको लिख देंगे क्या कि यही बराबर हो जाएगा ANG बटे ANW। और ANG की वैल्यू दी गई है 3/2 और बटे ANW की वैल्यू दी गई है 4/3। ये हो जाएगा 3/2 गुणे 3/4 बराबर आ जाएगा कितना 9/8। तो WNG की वैल्यू आई कि 9/8। अगर आपसे कहते GNW की वैल्यू क्या होगी तो आपको बताया गया था WNG बराबर 1/GNW के। तो GNW की वैल्यू आप निकाल सकते हो 5 के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं 1/8 1/WNG और WNG का मान कितना है 9/8 से हो जाएगा 1/9/8 बराबर हो जाएगा कितना 8/9 ना। तो इस तरह से चाहे WNG का मान पूछ ले 9/8 होगा जो कि आपका प्रश्न था। अगर इस तरह से आपसे कह रहे GNW की वैल्यू क्या होगी तो 1/WNG कर देंगे तो 8/9 आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो है आपका दूसरा प्रश्न दिया गया था कि इसके सापेक्ष जल के अपवर्तनांक का मान है। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कांच तथा हीरे के अपवर्तनांक 1.5 व 2.4 है। कांच तथा हीरे के अपवर्तनांक, तो कांच का अपवर्तनांक दिया गया है AN या ऐसे लिखे कि कांच का अपवर्तनांक एक 1.5। फिर दिया गया है हीरे का अपवर्तनांक AN डायमंड इक्वल टू 2.4। ये दो चीजें दी गई हैं कि कांच तथा हीरे के अपवर्तनांक क्रमशः 1.5 तथा 2.4 है। कांच तथा हीरे में प्रकाश की चाल का मान ज्ञात कीजिए। पहला पूछा है कि कांच तथा हीरे में प्रकाश की चाल, और दूसरा कह रहा है हीरे का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है। तो पहले निकालेंगे कांच में प्रकाश की चाल और फिर हीरे में प्रकाश की चाल। तो कांच में प्रकाश की चाल VG इज इक्वल टू C/N। C का मान दिया गया है 1 C का मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बटे N का मान दिया गया 1.5। ये कितना 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो पांचवें प्रकाश की चाल की वैल्यू आएगी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक इसी प्रकार से हीरे में पूछा है, तो हीरे में प्रकाश की चाल VD इज इक्वल टू प्रकाश की निर्वात में प्रकाश की चाल बटे अपवर्तनांक। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बटे अपवर्तनांक दिया गया 2.4। भाग दे देंगे
1.25 इंटू 10⁸ मीटर पर। निश्चित प्रकाश की चाल का मान 1.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो हीरे का कांच के सापेक्ष, तो लिखते हैं क्या, दूसरा पूछा गया है कि कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक। तो कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, तो कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक बराबर क्या, हीरे का अपवर्तनांक बटे कांच का अपवर्तनांक। तो हीरे का अपवर्तनांक दिया गया है 2.4 बटे कांच का अपवर्तनांक दिया गया है 1.5। ऐसे लिख सकते हैं कितना, 24/15 और भाग दे देंगे इसमें, ये आ जाएगा 1.6। चलिए देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि कोई टैंक 12.5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जल से भरा है। किसी सूक्ष्मदर्शी द्वारा बीकर की तली पर पड़ी किसी सुई की आभासी गहराई 9.4 सेंटीमीटर मापी जाती है। जल का अपवर्तनांक क्या है? बीकर में उसी ऊंचाई तक जल के स्थान पर 1.63 अपवर्तनांक के द्रव से प्रतिस्थापित करने पर सुई को पुनः फोकसित करने के लिए सूक्ष्मदर्शी को कितना ऊपर या नीचे ले जाना होगा? तो जो बच्चों प्रश्न में दिया गया है सबसे पहले उसको हम नोट कर लेते हैं। तो दिया गया इसमें कह रहा है कि कोई टैंक है जिसकी ऊंचाई 12.5 सेंटीमीटर है। तो दिया गया है टैंक की ऊंचाई, कैपिटल एच का मान दिया गया है 12.5 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि इसमें जल भरा हुआ है और इसमें भरे जल की गहराई जो है, आभासी गहराई कह रहा है 9.4 सेंटीमीटर मापी जाती है। तो आभासी गहराई का मान दिया गया है स्मॉल एच से लिखते हैं, स्मॉल एच बराबर है 9.4 सेंटीमीटर। कह रहा है यदि इसमें जल के स्थान पर 1.63 अपवर्तनांक का अन्य द्रव प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो सूक्ष्मदर्शी को कितना ऊपर या नीचे? तो प्रतिस्थापित द्रव का अपवर्तनांक 1.63। ये प्रश्न में दिया गया, कह रहा है जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए और फिर जो है इसकी सूक्ष्मदर्शी को कितना विस्थापित किया जाए कि इसका जो है विस्थापन हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। तो देखिए कहाँ है प्रश्न में, फिगर बना लेते हैं। तो मान लिया ये आपका जो है कोई टैंक है जिसकी ऊंचाई दी गई है h, कैपिटल H, और h बराबर दिया है 12.5 सेंटीमीटर। कह रहा है इसमें जल भरा हुआ है और इसकी तली में जो है यहाँ पर कोई सुई रखी गई है।
ये जो है आपकी सुई रखी गई है, इसकी तली में सुई रखी गई जिसकी ऊंचाई या जिसकी गहराई हमको आभासीय रूप से दिखाई देती है। आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण बताया गया था कि किसी भी जल की तली में पड़ा हुआ सिक्का वो उभरा हुआ आपको दिखाई देता है। वास्तविक गहराई तो 12.5 है, लेकिन ये जो है आपको कुछ उभरा हुआ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये आभासी गहराई कितनी है? h बराबर 9.4 सेंटीमीटर। इतना ऊपर उठा हुआ हमको दिखाई दे रहा है। तो कह रहा है इस जल का अपवर्तनांक कितना है, जिसके कारण यह जो है हमको 9.4 सेंटीमीटर ऊपर दिखाई दे रहा है। तो आप जानते हैं कि आभासी गहराई बराबर वास्तविक गहराई बटे अपवर्तनांक। या आप लिख सकते हो अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई कैपिटल H बटे आभासी गहराई स्मॉल h। इसकी वैल्यू दी गई है 12.5 सेंटीमीटर कुल गहराई है, और कह रहा है कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इसकी गहराई दी गई है 9.4 सेंटीमीटर। भाग दे दीजिए, ये हो जाएगा कितना 125 बटे 94। तो भाग देंगे, ये हो जाएगा, एक बार जाएगा एक 1.33। तो जल की गहराई n का मान आ जाएगा 1.33। तो अगर आज जल का अपवर्तनांक याद कीजिए, तो जल का अपवर्तनांक मिल गया आपको n बराबर 1.33। फिर कह रहा है कि यदि ये जो 1.33 का अपवर्तनांक का द्रव है, इसको प्रतिस्थापित कर दिया जाए किससे? 1.63 के द्रव से, तब कह रहा है आभासी गहराई क्या होगी। या सुई को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी को कितना विस्थापित करना होगा। तो जब हम इसको 1.63 के द्रव से विस्थापित करते हैं, तब आभासी गहराई मान लेते हैं ये आभासी गहराई आपकी h डैश है। h डैश बराबर क्या? वास्तविक गहराई h बटे इसका अपवर्तनांक n। n का मान अब किससे प्रतिस्थापित करना है? 1.63 के द्रव से। तो h बराबर 12.5 बटे 1.63, या इसी को लिख सकते हो आप 125 बटे 16.3। भाग दे देंगे, तो ये आपका भाग देने पर मिल जाएगा, जो आ जाएगी ये रहेगी 7.66 इतना सेंटीमीटर। तो यहां से अब देखिए, जब 1.33 अपवर्तनांक का द्रव था तो इसकी ऊंचाई कितनी थी? आभासी ऊंचाई 9.4 थी। जब 1.63 अपवर्तनांक का द्रव रख दिया जाएगा, तो अब इसकी ऊंचाई घट करके h डैश का मान 7.66 हो गया, या 7.7 भी इसको आप लिख सकते हो, 7.7 सेंटीमीटर। अब कह रहा है सूक्ष्मदर्शी, जैसे आप यहाँ पर जो है कोई सूक्ष्मदर्शी रख करके देख रहे थे, तो अगर सूक्ष्मदर्शी का जो है विस्थापन कितना होना चाहिए? अब वस्तु कहाँ दिखाई दे रही है? 9.4 सेंटीमीटर।
गहराई पर दिखाई दे रही थी और अब बस जो है और ऊपर की तरफ विस्थापित हो गई। कितना 7.7 माने यहाँ कहीं आपको विस्थापित होकर के दिखाई देने लगी। कह रहा है सूक्ष्मदर्शी को कितना विस्थापित करना चाहिए। तो अब जो है आप जब विस्थापित करेंगे तो इसके लिए जो है विस्थापन का मान निकालेंगे। तो सूक्ष्मदर्शी का विस्थापन, सूक्ष्मदर्शी का विस्थापन माने प्रारंभिक आभासी गहराई माइनस बाद की आभासी गहराई। इसमें से घटा है प्रारंभिक आभासी गहराई आपकी 9.4 सेंटीमीटर माइनस बाद की आभासी गहराई 7.7 सेंटीमीटर। और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हो जाएगा 7 और 1.7 सेंटीमीटर। तो कह रहा था कि सूक्ष्मदर्शी को कितना विस्थापित करना होगा। तो सूक्ष्मदर्शी को 1.7 सेंटीमीटर जो है नीचे की तरफ हमको विस्थापित करना होगा, जिससे जो है यह स्पष्ट प्रतिबिंब हमको दिखाई देगा।